आइए विद्यार्थियों, 10th के मॉडल सेट के साथ में उपस्थित हुआ हूं और ये मॉडल सेट जो है, एक मॉडल सेट में 80 प्रश्न बताए जाएंगे और ये 80 प्रश्न के 5 मॉडल कम से कम आपको बताए जाएंगे। और आप मॉडल पेपर आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो फायदा यह मिलेगा कि ये मॉडल सेट में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। और साथ में यदि आपको याद है तो रिवीजन हो जाएगा और याद नहीं है तो आपको याद हो जाएगा। शुरुआत करते हैं 80 क्वेश्चन के इस मॉडल की। पहला मॉडल शुरू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी का मतलब होता है जो किरणों को फैला देता है, अपसारी कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी। और उत्तल लेंस को कहते हैं क्या? अभिसारी। उत्तल लेंस का क्या नाम है? उत्तल लेंस का नाम है अभिसारी और अवतल लेंस का नाम है अपसारी। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, एक प्रिज्म में कितने फलक होते हैं, अर्थात एक प्रिज्म कितने फलकों या कितने सतहों से घिरा होता है। तो प्रिज्म में फलकों की संख्या होती है 5। कितनी होती है? तो फलकों की संख्या होती है 5 होती है। सतह प्रिज्म में होता है 5 होता है। अगला प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक की बात करें तो वाट जूल न्यूटन तो होगा नहीं। फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर जो होता है वह चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि जिनका दहन किया जाए तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो जिस पदार्थ को दहन करेंगे और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है वह पदार्थ होता है ईंधन, फ्यूल्स। उसका नाम है ईंधन, क्योंकि ईंधन को ही जब इसको जलाते हैं, जब इसका दहन करते हैं तो इसमें से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो 5 का बी हो जाएगा, ईंधन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन है 6, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का जो प्रयोग होता है वह किसमें होता है? तो निकट दृष्टि दोष। किसमें होता है? निकट दृष्टि दोष में। इसमें होता है बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस से अबिंदुकता दूर होगा। जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल होता है। क्या होता है? बाइफोकल लेंस होता है। दीर्घ के लिए उत्तल होता है और इसके लिए अवतल होता है। मैंने चारों लेंस के बारे में बता दिया कि 4 प्रकार के लेंस और चारों प्रकार के दोष का निवारण कर सकता है। तो इसका उत्तर आपके सामने है। अवतल किसका निवारण करेगा? तो निकट दृष्टि दोष का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सब मैंने तो लिख ही दिया है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने वाले कौन सा लेंस होता है, मतलब दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस से। किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 8, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? जब शॉर्ट सर्किट करेगा ना, लघु पथन क्या होता है? जब किसी कारण से जो फेज वायर है उदासीन वायर के साथ न्यूट्रल के साथ, जब फेज और न्यूट्रल दोनों किसी कारण से टच कर जाते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध कम हो जाता है, एकदम नगण्य हो जाएगा। और जब प्रतिरोध नगण्य हो जाएगा तो उसमें प्रवाहित धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। अर्थात लघु पथन के समय प्रतिरोध का मान नगण्य हो जाता है और धारा का मान बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 9 नंबर, गोबर गैस
एक प्रकार का क्या है, गोबर गैस जो होता है, गोबर गैस जैसे आप घरों में देखते होंगे, घरों में माने पहले के समय में गोबर गैस बनाया जाता था। एक बहुत सा बड़ा हौदा जैसा टंकी जैसा होता था, उसमें गोबर अवशिष्ट पदार्थ इत्यादि को डालकर सड़ाया जाता था, अर्थात उससे जो निकलता था वह गोबर गैस है। और वही गोबर गैस बायोगैस का एक प्रकार है। गोबर गैस एक प्रकार है किसका? बायोगैस का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? क से कैगा, क से कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही जवाब है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह कर्नाटक राज्य में है। किसमें है? कर्नाटक राज्य में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो किसी वस्तु का आवर्धित जो प्रतिबिंब है, माने बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, इसमें तो बराबर बनेगा और इसमें तो छोटा ही बन जाएगा। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हम बात करें तो अवतल दर्पण यहां देख लीजिए। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण की बात हो रही है तो अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है। और इसमें आप पढ़े हैं कि इसमें जो होगा, इसमें बड़ा भी प्रतिबिंब बनेगा, छोटा भी प्रतिबिंब बनेगा और इसमें बराबर भी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो यही ना आवर्धित हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है वह बराबर प्रतिबिंब से बनता है, तो इसका आवर्धन 1 होता है। इसका 1 से अधिक हो सकता है। 1 से अधिक आवर्धन मतलब बड़ा हो सकता है। उत्तल से छोटा बनता है, 1 से इसका आवर्धन क्या होता है? कम होता है। तो आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनेगा? तो अवतल दर्पण से बनेगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12। हजामत बनाने वाले दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है? हजामती दर्पण में सिर्फ और सिर्फ उपयोग किया जाता है अवतल का। क्यों? क्योंकि यह नजदीक के वस्तु को बड़ा बनाएगा, नजदीक के वस्तु को बड़ा बनाएगा, बड़ा बनाएगा और साथ में सीधा बनाएगा। तो बड़ा और सीधा बनाएगा तो दाढ़ी बनाने में सुविधा होगी, इस कारण से इसका उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। तो बी नंबर इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अभी मैंने कहा निकट में, एक मैंने बताया था क्वेश्चन, इसमें चारों बताया गया था। निकट में होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगेगा? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता कहें तो प्रति मीटर इसका एसआई मात्रक है, जिसको हम डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का आप मात्रक कह सकते हैं डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक प्रति मीटर भी होगा, डायोप्टर भी होगा। इस प्रति मीटर को ही डायोप्टर व्यवहारिक मात्रक के रूप में किया जाता है, तो आप एसआई मात्रक मान सकते हो डायोप्टर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? जब प्रकाश पूरा झुंड में हो, किसी वस्तु से निकलेगा प्रकाश, तो अनेक प्रकाश निकलेगा, बहुत सारा प्रकाश निकलेगा। और प्रकाश के किरणों का जो समूह होता है उसको हम कहते हैं किरण पुंज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज 15 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की ओर 16 नंबर। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन क्या कहलाता है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन कहलाता है कोलाइड। क्या उत्तर होगा? कोलाइड। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का जो निलंबन होगा उस निलंबन को कहते हैं कोलाइड। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है। 17 बाय मिस्टेक नंबरिंग छूट गया है। ओम का नियम कौन सा सूत्र होता है? ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर, इसका सही है। ओम का नियम का गणितीय जो रूप होता है वह V बराबर आई आर होता है। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब सवाल है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है?
तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसको ए से लिखा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है उसको कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। और 1 एम्पियर बराबर याद रखिएगा 1 कूलम प्रति सेकेंड। 1 कूलम प्रति सेकेंड को ही 1 एम्पियर कहा जाता है। तो 1 एम्पियर माने एम्पियर कहिए, या अगर एम्पियर नहीं रहेगा तो कूलम प्रति सेकेंड कहिएगा, क्योंकि कूलम प्रति सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को कौन उत्पन्न करता है? यह विद्युत को मापता है, यह यांत्रिक कार्य करता है, इससे पता लगता है विद्युत का प्रवाह हो रहा है कि नहीं, लेकिन उत्पन्न करे जनित्र। कौन उत्पन्न करता है? जनित्र। माने विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र का नाम है जनित्र। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 21। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, तो स्पष्ट है, निर्गत अभिलंब है तो बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्गत कोण कहा जाता है। तो 21 का सी नंबर होगा, 21 का सी। यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे, कोई घबराने की बात नहीं है, निर्गत कोण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धारा मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? किसके द्वारा धारा मापा जाता है? ये तो मात्रक है, होगा नहीं, ये विभवांतर मापता है। क्या मापेगा? विभवांतर। और बात रहा अमीटर का, तो अमीटर ही धारा मापता है। 22 का ए नंबर उत्तर बिल्कुल सही है, अमीटर के द्वारा धारा मापा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर, डायनेमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? हम डायनेमो की बात करते हैं तो डायनेमो में जो है, ऐसे तो आप दिष्ट धारा भी प्राप्त कर सकते हैं और प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती दोनों आप चाहे तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 23 नंबर का सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। डायनेमो से दोनों प्रकार के धारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक आप बताइए। कूलम होता है, वाट तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा, एम्पियर धारा का मात्रक, वोल्ट विभवांतर का मात्रक हो जाएगा, है कि नहीं? विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा धारा का मात्रक, वाट हो जाएगा शक्ति का मात्रक, और आवेश हो जाएगा कूलम्ब। कूलम्ब किसका मात्रक हो जाएगा? आवेश का मात्रक। तो 24 का ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। बच्चों, ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और इसको बहुत मन से आप पढ़िएगा और एक देखकर याद हो जाएगा। आप चाहिएगा तो, इतना भारी चीज नहीं है, और ये एक बार याद हो जाए तो आपके लिए काफी परीक्षा में फायदेमंद होगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय का मतलब होता है जो एक बार समाप्त हो जाए तो उसकी पुनः पूर्ति किया जा सके, तो सौर ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल 26 की ओर चलते हैं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। और यह तो होता है हीटर में लगा होता है, हीटर में। टंगस्टन का इसलिए कि इसका गलनांक करीबन बहुत ज्यादा 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः जब तापमान जब ज्यादा होता है तो बिना गले आराम से यह जो है माने उष्मा ग्रहण करके और प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। तो टंगस्टन इसका सही उत्तर होगा कि फिलामेंट होता है टंगस्टन का। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन, मतलब जो नेत्र में जो लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस होता है, उसकी फोकस दूरी को बदला जा सकता है। किसके द्वारा? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। इसे पक्षमाभी मांसपेशियां या फिर इसको सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। इसको सिलियरी मांसपेशियां कहा जाता है। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अघुलनशील लवण प्राप्त होता है, अविलेय लवण प्राप्त किया जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से कौन सा लवण प्राप्त होगा? तो यह अविलेय लवण प्राप्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा,
बेकिंग सोडा का नाम होता है, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वह बेकिंग सोडा का, मतलब खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आप कह सकते हो, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जा सकता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण और उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? माने अयस्क से धातु प्राप्त करके और उसे यूज में लाने लायक बनाया जाता है कौन सी क्रिया के द्वारा? तो यह होता है धातु कर्म क्रिया के द्वारा। चलिए अब 31 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। और सवाल है कि साग सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट में बदल जाता है, तो यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? मतलब साग सब्जी जो होता है वह जो है कंपोस्ट में बदल जाता है अपघटित होकर, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो इसमें से तो कोई नहीं होगा। ये जो है प्रतिस्थापन थोड़ी है, उसमें दूसरा तत्व तो थोड़ी शामिल हो रहा है। ये उष्मा छेपी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? उष्मा छेपी में। साग सब्जी जो होता है वह अगर अपघटित होता है और कंपोस्ट में बदलता है, तो यह उदाहरण होता है उष्मा छेपी अभिक्रिया का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो 32 है हमारे सामने, यह है कि कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म कीजिएगा तो मिलता है, जैसे लिखा है कि लेड नाइट्रेट है, तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो कौन सा उत्पाद मिलता है? तो लेड नाइट्रेट से आपका मिलता है NO2 और O2। NO2 मिलेगा और O2 मिलेगा। यदि हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो इसमें NO2 और O2 मिल जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है, करे कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है? तो Na2CO, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है ऑप्शन में। इसमें Na2CO3 इंटू 10H2O, यह जो है सही है, यह सही है। Na2CO3 10H2O, यह आपका सही होगा। ऑप्शन इसमें कुछ गलत दिया था, यहाँ पे 10H2O है ऑप्शन में। सब में इधर बाकी 3 है, सब में 3 है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर सवाल की ओर। सवाल 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? माने इस सब से अलग कौन है? तो सबसे अलग है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका गुण भी काफी अलग होता है। ये पत्थर है, ये पत्थर और ये भी एक टाइप का पत्थर टाइप का ही आएगा। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह चिकित्सा में आप ऐसे कह सकते हैं कि यह जो है कोई चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं है, और यह चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे भी विजातीय मान सकते हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा धातु किरोसिन में डुबाकर रखा जा सकता है? देखो, कुछ धातु ऐसे होते हैं जिसको अगर आप खुले में छोड़िएगा ना, तो इतना उसमें रिएक्शन करने की क्षमता होती है, उसकी क्रियाशीलता इतनी अधिक होती है कि वह तुरंत हवा के साथ संपर्क करेगा, वो जलना शुरू कर देगा। उन्हीं धातुओं में से एक धातु है किरोसिन में डुबा कर रखने वाला सोडियम। क्योंकि अगर सोडियम को अगर हम किरोसिन में न डुबाएं तो यह रिएक्शन करने में बहुत तेज है, ये तुरंत रिएक्शन कर देगा। ठीक है, और किरोसिन में रखते हैं तो किरोसिन के साथ किसी प्रकार का इसका अभिक्रिया नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? और ये सब जो है आप यदि पूरा मॉडल को देखते हैं तो इसे यह होगा, ये ऐसे क्वेश्चन का संग्रह है पूरा 70 क्वेश्चन का, कि 70 क्वेश्चन और 5 सेट मिलाकर 350 क्वेश्चन होंगे जो काफी वीवीआई होंगे। अगर आपको यह याद है तो आप समझ लीजिए, अगर याद हो जाता है या याद
आप किए होंगे तो इससे जब आप मिला रहे होंगे तो जान लीजिए कि 350 क्वेश्चन अगर आपका क्लियर है तो आपका रिजल्ट भी क्लियर ही है। अगर आपको याद है इसका मतलब आपका तैयारी बेहतर है। क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यह प्रक्रिया क्या है? यह कौन सी प्रक्रिया है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से अगर विलयन लेते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो यह क्रिया कौन सा होता है? ठीक है, कहने का मतलब कि NaCl को हम वियोजित करेंगे तो यह Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, और यह जो है यह जाएगा कहाँ? यह जाएगा कैथोड पर और सोडियम धातु बदलेगा और यह क्लोरीन गैस में बदल जाएगा। अब यह जो है जलीय विलयन है तो जल के साथ रिएक्ट करेगा तो यह NaOH बना देगा, मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा। आप देख रहे हो यहाँ क्लोरीन भी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार भी है, ये दोनों मिल रहा है, तो यह क्रिया कहलाएगा क्या? यह क्रिया हो जाएगा आपका क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या नाम होगा इसका? क्लोर क्षार अभिक्रिया इसका नाम होगा। 36 का ए नंबर बिल्कुल आपका सही जवाब है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहता है? वह धातु है, अधातु है क्या? ब्रोमीन। अगर धातु रहेगा तो पारा आंसर होगा, क्योंकि धातु कमरे के ताप पर है वह पारा होता है, और यह क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, 37 का ए नंबर आपका सही जवाब होगा। बच्चों ये बताओ 38 नंबर कि सीसा और टीन किसका मिश्र धातु होता है? तो सीसा और टीन से मिश्र धातु कौन सा बनता है? मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो यह होगा सोल्डर। सोल्डर जिससे आप दो धातुओं को जोड़ते हैं, इस सोल्डर में उपयोग होता है टीन और सीसा का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? 38 का ए नंबर होगा, सीसा और टीन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटने का मतलब जो मुलायम होगा, तो चाकू से काटने वाला ये सब तो न कटाएगा, लिथियम को काटा जा सकता है। चाकू से लिथियम को काटा जा सकता है। सोडियम भी है, वो भी काफी लचीला है, लिथियम इसमें है तो लिथियम इसका आंसर हो जाएगा। यह हो जाएगा 39 का ए नंबर। ठीक है, चाकू से काटा जा सकता है लिथियम को। एथिलीन में कार्बन के बीच जो होता है वह आबंध कौन सा मजबूत होता है? तो देखो एथिलीन के बीच जो होता है वह एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है। इथिलीन में कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया। इथेन में सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा, इथेन में सहसंयोजक, हालांकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा आउटर नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसको हम कहते हैं बाहरी क्वेश्चन है और अचानक आ जाता है। तो इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो इसकी संख्या है 7। ये डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक किसका सामान्य सूत्र होता है? CnH2n+2 है, CnH2n+2 है, यह एल्केन का सूत्र होता है। किसका सूत्र होगा? एल्केन का। एल्किन है, एल्किन का नहीं होगा। एल्किन का CnH2n होता है, एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है, तो यह एल्केन का सूत्र होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब है 43 नंबर। नीला थोथा अर्थात तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट में 5H2O, CuSO4 × 5H2O, यह नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। क्या होगा? CuSO4 × 5H2O हो जाएगा नीला थोथा का सूत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? देखिए, जो आवर्त सारणी है ना, तो जो ऐसे होगा उसको आवर्त बोलते हैं, और जो ऐसे है उसका नाम है वर्ग। तो उदग्र को क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे वर्ग। क्या कहेंगे बच्चों? वर्ग कहेंगे। अगर आवर्त सारणी की बात हो रही है
तो जो उदग्र रहेगा, जो वर्टिकल रहेगा उसको वर्ग कहेंगे, जो हॉरिजेंटल होगा उसको आवर्त कहेंगे। 44 का ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? तो देखिए आवर्त सारणी में जो है वो पहले वर्ग में क्षारीय धातु को रखा गया है। कौन से धातु को? क्षारीय धातु को रखा गया है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में क्षारीय धातु को रखा गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 46 क्वेश्चन की ओर। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, Na2CO3। यह जो होगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है और ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए होगा Na2CO3। ठीक है, और इसको पहले मेरे सवाल बताने से पहले आप मन में भी इसका एक बार चिंतन कर लीजिएगा कि आपको यह याद है या नहीं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। CHO यह क्रियाशील मूलक किसका है? तो देख लीजिए, CHO जो होता है वह एल्डिहाइड का होता है। किस चीज का होता है? एल्डिहाइड का होता है। कीटोन का O हो जाता है और इसका हो जाता है OH, और एल्डिहाइड का हो जाता है CHO। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे कठोरतम तत्व का नाम क्या है? माने पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम कौन होता है? तो सबसे कठोरतम की बात करें तो हीरा को छोड़कर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। सबसे कठोरतम जो होता है वह हीरा ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ का नाम है हीरा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 49 नंबर। अक्रिय, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन आप नाम सुने होंगे। तो उसमें अक्रिय तत्व कौन है? इसमें होता है हीलियम। अक्रिय का मतलब जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट ना करे, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे, वह निष्क्रिय होता है और यह हीलियम है। 49 का बी नंबर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 50। अब प्रश्न संख्या 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? देखिए अनेक प्रकार से, जैसे मेंडलीफ है, तो मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण का आधार रखा परमाणु द्रव्यमान संख्या। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्या है? उसमें रखा गया है परमाणु संख्या। क्या रखा गया बच्चों? परमाणु संख्या रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 का डी हो जाएगा। क्लियर है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, हीलियम कौन सा तत्व है? तो अभी मैंने बताया कि हीलियम जो होता है वो अक्रिय तत्व होता है। यह किसी प्रकार के रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। यह वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें हीलियम भरा जाता है, तो यह अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 का ए नंबर उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक इसमें से कौन? सल्फर नहीं होता है, क्लोरीन फास्फोरस नहीं होता है। कौन होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन चलते हैं 53 की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? कितना होता है आप बताइए? उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर, और 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहेगा तो वह अम्ल होगा, 7 से अधिक रहेगा तो वह क्षारीय होगा, और 7 रहेगा तो क्या होगा बच्चों? उदासीन होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 का सी नंबर इसका उत्तर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया था? बाघ संरक्षण परियोजना प्रारंभ किया था 1973। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में भारत सरकार ने घटती हुई बाघों को बचाने के लिए, देश में बाघों की संख्या कम हो रही थी, तो भारत सरकार ने 1973 में बाघ संरक्षण अधिनियम योजना प्रारंभ किया और जिसमें बाघों को संरक्षित करने का काम किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। अब यहां से बायोलॉजी का क्वेश्चन शुरू हो गया। ये मॉडल सेट है और कुल मिलाकर 80 प्रश्न, इसमें 80 प्रश्न होंगे अबाउट
और उसमें 80 प्रश्न में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आप जानते होंगे शायद, तो अगर जानते हैं तो उत्तर बताइए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है बच्चों? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 57 नंबर क्या कर रहे हैं? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो कलिका किसमें निकलती है? कलिका, उभार किसमें निकलता है? बड या मुकुल। इसको उभार को कहते हैं बड या मुकुल, तो मुकुल से हो जाएगा मुकुलन। क्या हो जाएगा? मुकुलन क्रिया में जो होता है वह शरीर से कलिका बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये हाइड्रा में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 58, मनुष्य का वृक किडनी किससे संबंधित है? यह संबंधित है उत्सर्जन क्रिया से। किससे संबंधित है बच्चों? उत्सर्जन क्रिया से यह संबंधित है। मनुष्य का जो वृक है, किडनी है, वह उत्सर्जन क्रिया से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर 59 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? देखो, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी चाहिए। अगर स्वपोषण करना है हरे पेड़ पौधों को, तो तीनों का उपलब्धता बहुत जरूरी है। बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं, और आज का यह आखिरी प्रश्न तो नहीं है, क्योंकि अभी भी हम लोगों के पास, आप जानते हैं कि 80 क्वेश्चंस एक मॉडल में कराए जाएंगे। तो यह 60 क्वेश्चन तो हो गए। इसके बाद जो है हम लोग 61 से देखेंगे। पहले इसको 60 देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके किसके कारण से? तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलना यह जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जल के द्वारा होता है, क्योंकि जल का विघटन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो उसके भोजन बनाने के काम में आ जाता है, और यहां से जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वह कहीं ना कहीं इसी का देन है। तो जल के द्वारा यह जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, आइए अब 61 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वह पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन में कौन आता है? तो यहाँ जो इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है, यह जो है वह मनुष्य में पाया जाता है। और साइटोकाइनिन जो है वह पादप हार्मोन के रूप में होता है। पादप हार्मोन का नाम इसमें क्या है? साइटोकाइनिन। डी नंबर ऑप्शन सही है आपका। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 क्या है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार उसको बोला जाता है, सिनेप्टिक दरार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्टिक दरार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 62 नंबर 63, फूलों में नर जनन अंग कौन सा है? तो नर जनन अंग है, ये तीनों जो है वह स्त्री जनन अंग है। मुख्य नर जनन अंग पुंकेसर को कहा जाता है। क्या कहते हैं? पुंकेसर को। ठीक है, तो पुंकेसर जो है वह नर जनन अंग में आता है। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको 1 से 80 तक क्वेश्चन एक मॉडल सेट में मिलेंगे, और ऐसे 5 मॉडल सेट आपको कराए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द्विखंडन होता है, द्विखंडन द्विखंडन होता है किसमें? द्विखंडन द्वारा जो इनमें जो वृद्धि होती है, जनन होती है, वह किसमें होती है? तो अमीबा का द्विखंडन होता है। क्या होता है बच्चों? अमीबा का द्विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। मनुष्य में आहार नाल, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है? अवशेषी अंग का मतलब जिसका कोई काम नहीं है। तो देखिए, कोलन, अपेंडिक्स, सीकम, रेक्टम। इसका उत्तर होगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है वह मनुष्य में जो होता है वह एक ऐसे ही आहार नाल में पाए जाने वाला एक अवशेषी अंग होता है। यह हो जाएगा
अपेंडिक्स। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 66। 66 नंबर प्रश्न क्या है? 66 नंबर प्रश्न यह है कि निम्नांकित में से आप जो है आप उपभोक्ता की श्रेणी में किसको रखेंगे? उपभोक्ता कौन है? जो हरे पेड़ पौधों पर डिपेंड है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे उत्पादक में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? उत्पादक। ये अगर हम तीनों की बात करते हैं, ये तीनों उत्पादक है। ठीक है। जंगली जानवर किस में आएंगे? उपभोक्ता में आएंगे। किस में आएंगे भाई? उपभोक्ता। उपभोक्ता में आएंगे जंगली जानवर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 67। निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है कौन? सूखे घास पत्ते। ऑप्शन नंबर ए, सूखे घास पत्ते जो है वह सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है वह अपघटित हो जाएगा। बाकी इसमें से कोई भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 68 की ओर। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? मुकुलन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन होता है हाइड्रा में। किसमें होगा? हाइड्रा में जो होता है वह मुकुलन द्वारा क्रिया होता है, इसमें अलैंगिक जनन होता है। चलते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? 69 नंबर एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन यह है कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर के आधारीय भाग का नाम क्या है? तो यह अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। माने इसके आधारीय भाग का नाम है अंडाशय। क्लियर है? ये प्रश्न आपका हो गया 69 का बी नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 70 नंबर सवाल है कि पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कोश में क्या होता है? तो पराग कोश में होता है परागकण। पीला पीला रंग का उसमें पदार्थ होता है, पाउडर की तरह होता है, जिसका नाम है क्या? परागकण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमिनो अम्ल के विखंडन से देखो दो चीज बनता है, एक यूरिया और दूसरा अमोनिया ना। यूरिया अमोनिया बनता है। एमिनो अम्ल से आपका NH3, अमोनिया, इसमें यूरिया दिया नहीं है, तो यूरिया और अमोनिया जो है एमिनो अम्ल से बन जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें होता है? आप जानते हैं मनुष्य में मेल हो या फीमेल हो 46 होता है। इसमें से 44 तो दोनों में एक जैसा होगा, लेकिन लिंग का जो निर्धारण होता है वह लिंग गुणसूत्र 45 नंबर और 46 नंबर। तो इसमें XY होता है मेल में और इसमें XX होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि लिंग जो गुणसूत्र है वह जोड़ा के रूप में है। किसमें? तो यह फीमेल में, मतलब स्त्री में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 73। मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुण सूत्रों के कितने युग्म होते हैं? मतलब किसी मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुण सूत्रों के कितने युग्म होते हैं? जोड़ा। अगर कितने गुण सूत्र होते हैं तो 46, अगर कितने युग्म होते हैं तो 23 जोड़ा होता है। मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 युग्म होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र होता है। युग्म पूछा है, युग्म माने जोड़ा, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन 74। वन परिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं क्या? वन परिस्थितिकी तंत्र में हिरण क्या है? तो हिरण देखो, हिरण जो है वो पेड़ पौधों पर डिपेंड है, तो पेड़ पौधा उत्पादक हो गया, और हिरण पेड़ पौधों पर डिपेंड है, इसलिए हिरण को कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहेंगे बच्चों? प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 75। पुष्प का कौन सा भाग, पुष्प का कौन सा भाग जो होता है वो फल बनता है?
तो अंडाशय जो होता है वह आगे चलकर फल बनता है। क्या? अंडाशय। अंडाशय आगे चलकर क्या बनता है? फल बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 76, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो होती है वह अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। कैसा झिल्ली? यह कुछ पदार्थों को जाने देती है और कुछ पदार्थों को जाने नहीं देती है। 76 का हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 77, इसमें से किसके द्वारा रंध्र के छिद्र जो होते हैं वो घुरे होते हैं? तो रंध्र का छिद्र खुलता और बंद होता है, यह इसके ऊपर होता है गार्ड कोशिका। ऑप्शन नंबर बी 77 का हो जाएगा गार्ड कोशिका। सही उत्तर क्या होगा? 77 का सी नंबर, बी नंबर गार्ड कोशिका होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 78 नंबर, मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क के कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? गंध पहचानने का केंद्र है कौन सा? अग्र मस्तिष्क। किसमें गंध पहचानने का होता है? अग्र मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गंध किसके द्वारा पहचाना जाएगा? अग्र मस्तिष्क के द्वारा। 79 नंबर क्वेश्चन, प्रथम मासिक चक्र मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है मेनार्थ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। 80 नंबर जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण क्या है? गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण क्या है? तो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण कहें तो गुरुत्वानुवर्तन मतलब गुरुत्व की दिशा में बढ़ता है कौन? तो जड़ की वृद्धि। जड़ की वृद्धि किधर होती है बच्चों? तो एकदम नीचे की ओर, उदग्रता नीचे की ओर होती है। और इस प्रकार से आपने इस मॉडल सेट में, मॉडल सेट 1 में 10th साइंस के लिए जो 2025 में आने वाले जो प्रश्न हैं उसके लिए मॉडल सेट में आपने 80 प्रश्नों को देखा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न शामिल थे। ऐसे 5 मॉडल बताए जाएंगे और यह मॉडल निर्धारित कर देगा कि आप कितना याद किए हैं। अगर याद नहीं है तो याद कर ले। 5 मॉडल एकदम आपके परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। मिलते हैं अगले मॉडल सेट 2 में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।